नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। नरेंद्र मोदी ने अचानक अपनी रणनीति बदली और तकरीबन 3 दर्जन से अधिक मीडिया संस्थानों को उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने किसी भी मीडिया घराने को डायरेक्ट किसी भी राष्ट्रीय पॉलिसी की घोषणा के बाद न तो कोई इंटरव्यू दिया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिस चीज को मतलब एकदम हेट करते रहे, वो इंटरव्यू देने से हेट करते रहे। इंटरव्यू देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था ये इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो उनके ओहदे के उपयुक्त लोग नहीं है, इसलिए वो कभी उनसे बात नहीं करते थे। अचानक जब इस बार इलेक्शन की घोषणा हुई तो इस बार इसकी घोषणा के बाद में उनका एक नया ही फॉर्मेट सामने आया और वे अब छोटे छोटे संवाददाताओं से भी बातचीत करने के लिए तैयार है और बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि अगर आप इंटरनेट पर उनके इंटरव्यू देखें कि वो तो बिल्कुल यारवास किस्म के आदमी और आते रहे जाते रहे, चाय पीते रहे, मिलते रहे हैं और नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हकीकत इसके एकदम उलट है। नरेंद्र मोदी की मीडिया के साथ में कोई मित्रता नहीं है, बल्कि मीडिया उनका चारण है। मीडिया के लोगों को वो अपना अनुगामी समझते हैं और इस अनुगामी भाव को ही वे बरकरार रखने के लिए वे जितने भी लोग आए हैं वो बिल्कुल जिस भाव में बोल रहे हैं वैसे दरबारी जिस भाव से बोलते हैं और पूछते हैं उसी भाव से बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मीडिया की स्वायत्तता है, स्वतंत्र सत्ता है और स्वायत्तता और स्वतंत्र सत्ता का एक बेनिफिट है जो कि मीडिया को मिलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को मीडिया की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, पत्रकार की स्वायत्तता, स्वतंत्रता ये पसंद नहीं है और उन्हें यह भी पसंद नहीं है कि पत्रकार उनसे ऐसे कोई सवाल पूछे जिससे कि उन्हें असुविधा हो या जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो। बैंक की बात है तो ये जो मीडिया के चंटू मंटू इकट्ठे हुए नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के लिए, ये चंटू मंटुओं ने बिल्कुल वही काम किया जो एक जमाने में दरबारी करते थे। संस्कृत में कहावत है अहो रूपम अहो ध्वनि, जैसा रूप देखते हैं वैसी प्रशंसा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा में इन मीडिया के पत्रकारों ने बिल्कुल एकदम जिसे कहें कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पूरे सामंत काल के जो दरबारी सभ्यता के मानक है वो सारे मानक तोड़ दिए। पहले दरबारी सभ्यता में किसी भी राजा की ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो पहली तो यह कि राजा अक्लमंद ज्यादा होते ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं होता था। ठीक यही स्थिति नरेंद्र मोदी की भी है कि उन्हें पुराने मध्यकालीन राजाओं की तरह देश की हकीकत के बारे में कुछ मालूम नहीं। तो वो राजा को कुछ पता ही नहीं है और मंत्री ये बात जानते हैं, सलाहकार ये बात जानते हैं। तो मीडिया के जो लोग बुलाए गए वे लोग बुलाए गए जो कि देश की हकीकत के बारे में नरेंद्र मोदी से कोई सवाल न पूछे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो नीतियां लागू की है उनके बारे में कोई कटु प्रश्न नरेंद्र मोदी से न करे। और ये इंटरव्यू धागा हर चैनल पर आए हैं। सवाल यह कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है ऐसी। नरेंद्र मोदी 400 के पार जा रहे हैं जैसा कि वो बार बार दावा कर रहे हैं, तो इंटरव्यू की जरूरत क्या है।
नरेंद्र मोदी ने इतने इंटरव्यू 2014 में नहीं दिए और 2019 में नहीं दिए, फिर अचानक इंटरव्यू की बाढ़ क्यों? कहीं कोई चीज है ऐसी जो कि नरेंद्र मोदी को खटक रही है। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वे हमेशा अपनी आवाज सुनने के आदी हैं और एडिक्ट हैं। उन्हें अपनी आवाज अच्छी लगती है, अपने अलावा किसी और की आवाज अच्छी नहीं लगती। नरेंद्र मोदी ने जितने इंटरव्यू दिए उतने इंटरव्यू नड्डा के नहीं है, उतने इंटरव्यू अमित शाह के नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिए उनकी हकीकत यह है कि इंटरव्यू में न तो कोई प्रश्न है और न कोई उत्तर है। पत्रकारिता के हिसाब से इसे चरण वंदना कहते हैं, जिसे बाकी सब लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मैं उसे एक तरह से दरबारी संस्कृति का एक्सटेंशन मानता हूं। और ये जो चरण वंदना है, इस चरण वंदना में सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक पत्रकार के नाते सिर्फ प्रशंसा करें और पूछें कि महाराज अब विजय के डंके कहां बज रहे हैं और किन के खिलाफ बज रहे हैं। ये जो विजय के डंके कहां बज रहे हैं और किन के खिलाफ बज रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का एक सबसे बड़ा जो पहलू है, जो राजनीतिक पहलू है, वो ये कि नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू की शैली के जरिए, जो लोग मीडिया पढ़ाते हैं और या जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, मैं उनके लिहाज से इस बात को खासतौर पर रेखांकित कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी का पत्रकारों से जिस शैली में उन्होंने बात की और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बात की है, वो एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जो कि एक वन लाइन का मैसेज कम्युनिकेट करती है और वो रिफ्लेक्शन है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का भी, जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने विकसित की है। और वो पक्ष क्या है? वो पक्ष यह है कि व्यक्तिगत वर्चस्ववादी अधिनायकवाद, ये उसका प्रमुख पहलू है। व्यक्तिगत अधिनायकवादी वर्चस्ववादी जो राजनीति है, इस व्यक्तिगत वर्चस्ववादी अधिनायकवादी राजनीति के फ्रेमवर्क में ही वो इंटरव्यू लिए गए और व्यक्तिगत वर्चस्ववादी अधिनायकवादी राजनीति के ही फ्रेमवर्क में नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से शासन करते रहे और इस चीज को नरेंद्र मोदी बहुत ही कैटेगोरिकली अपनी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। उनके मौका लगा तो मैं 2-1 इंटरव्यू का बाद के एपिसोड में मैं आराम से मूल्यांकन करूंगा। मैं आपसे, मैंने पूरी स्क्रिप्ट रखी अपने पास में। उसमें पूरे के पूरे जो इंटरव्यू है उसका टोन क्या है? उसकी टोन वही है जो कि अभी रशिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन ने भी ये व्यक्तिगत वर्चस्ववादी अधिनायकवादी प्रणाली लागू की हुई है और डेमोक्रेसी का फसाद चल रहा है ऊपर ऊपर। और ठीक उसी मॉडल को एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी ने भारत में लागू करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी से जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के उत्तर देते हुए नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की जो अधिनायकवादी जो शैली है, उस अधिनायकवादी शैली में अन्य दलों के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए कोई जगह नहीं। खाली ये जो अभी इलेक्शन चल रहा है ना, तो इलेक्शन में कुछ इलेक्शन का ड्रामा तो चाहिए। नरेंद्र मोदी जब तक सत्ता से नहीं जाते, इस ड्रामे को ड्रामा ही समझना चाहिए, इसे रियलिटी नहीं समझना चाहिए। ये मैं सावधान करना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो शैली है, उस शैली में जो नीति है, उस नीति में अन्य दलों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी न तो आचरण में डेमोक्रेसी का पालन करते हैं और न अपने वक्तव्य में डेमोक्रेसी का पालन करते हैं। मसलन
राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, शहजादा नहीं है। नरेंद्र मोदी के माइंड सेट में जो ये सामंती भावबोध बैठा हुआ है, जिसमें कि वे शहजादे के नाम से संबोधित करते हैं, वे मॉडर्न बने नहीं है नरेंद्र मोदी। वे राहुल गांधी नाम लेकर पुकार सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन नहीं, वो साहबजादे कहते हैं, शहजादे कहते हैं। और ये जो शहजादे के नाम से जो संबोधित करना, ये नरेंद्र मोदी के उस माइंड सेट को दर्शाता है, जो कि नरेंद्र मोदी साफ कहना चाहते हैं कि मेरे यहां विपक्ष की कोई जगह नहीं है। कहने के लिए नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि वो डायरेक्ट संवाद करने के लिए ये इंटरव्यू उन्होंने किया। वो इंटरव्यू में कोई संवाद जैसी कोई चीज नहीं है। इंटरव्यू में वही है जो भाषण में वो कह रहे हैं। इंटरव्यू में वही है जो पिछले 10 साल से वो बोल रहे हैं। इंटरव्यू कोई नई बात नहीं है, जबकि 10 साल में उन्होंने कुछ काम तो किया है। पिछले 5 साल में कोई काम तो किया है, उस काम पर वो बात की जानी चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल के काम पर, पिछले 10 साल के काम पर किसी भी नीतिगत कार्यक्रम के नीचे क्रियान्वयन पर न तो पत्रकार कोई सवाल करते हैं और न नरेंद्र मोदी कोई सवाल के लिए खोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये एक तरह से हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने कम से कम पहली बार मीडिया से बात करना तो सब उचित उन्हें लगा। और अमीश देवगन जैसे लोग, आओ मेरे भाई, पत्रकारों से आओ मेरे भाई की शैली में बोलना, ये किस बात का द्योतक है? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है, सामंती प्रोटोकॉल का ज्ञान है। और ये जो अधिनायकवादी जो मनोदशा है, जिसमें कि वो शासन करते रहे और जिसमें कि वो भाषण दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें दो चीज बहुत साफ है जिस पर वे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक है मैनिपुलेशन और एक है नियंत्रण। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में भी इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और अपने इंटरव्यू में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेशन। और वो डायरेक्ट उसमें नियंत्रण का भाव है। और इसे वो अपनी डेमोक्रेसी के लक्षण के तौर पर, डेमोक्रेसी के उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। यानी नरेंद्र मोदी के वर्चस्ववादी अधिनायकवादी मॉडल में मैनिपुलेशन और वर्चस्व दो बहुत महत्वपूर्ण, या नियंत्रण, ये दो महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं। और ये यानी नरेंद्र मोदी मैनिपुलेशन करेंगे, नरेंद्र मोदी नियंत्रण करेंगे। तुम चाहो तो शिरकत करो, जनता चाहे तो शिरकत करे, पत्रकार चाहे तो शिरकत करे, पत्रकार उनके मैनिपुलेशन को, उनके नियंत्रण को क्वेश्चन नहीं करेंगे। उनकी आदेश देकर शासन करने की प्रणाली, और सिर्फ उन्हीं के ही आदेश सुने जाएंगे और दिए जाएंगे। उनकी इस व्यक्तिगत अधिनायकवादी प्रणाली ने देश के लोकतंत्र का जो नुकसान किया है, उसकी कोई चर्चा न तो पत्रकार कर रहे हैं, न हमारे बाकी लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक और काम किया जो कि आपने ध्यान दिया होगा। ये अचानक नहीं है कि नरेंद्र मोदी फिर से पत्रकारों से इंटरव्यू कर रहे हैं। वो और भी बहुत सारे लोगों के साथ में डायलॉग करते रहे। आपने याद दिया हो, वे मन की बात के जरिए भी संवाद करते रहे। वे तमाम विद्यार्थियों से परीक्षा के पहले भी संवाद करते रहे, सलाह देते रहे। अपने खुद परीक्षा देने नहीं गए कभी, लेकिन सबको सलाह देने के लिए उनके पास में विवेक है, बुद्धि है, जो कि हिंदुस्तान की अपनी खूबी है कि हिंदुस्तान में हर अशिक्षित आदमी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपको सड़कों पर चलते हुए मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कभी कोई ठीक से परीक्षा दी होगी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कहने के लिए उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन वो कैसी डिग्रियां हैं हमें सब मालूम, सब लोग जानते हैं इस बात को। अंततः कोई तो उनके साथ का पढ़ा लिखा मिलेगा,
तो उनके स्कूल के साथ का कोई सहपाठी नहीं मिलता, उनके कॉलेज के साथ का कोई सहपाठी नहीं मिलता, उनके यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ा हुआ कोई सहपाठी नहीं मिलता, कोई टीचर नहीं मिलता। हिंदुस्तान ऐसा शून्य हो गया। तो जो व्यक्ति कभी अपनी शिक्षा के बारे में पारदर्शी न रहा हो, वो शिक्षा पर विद्यार्थियों को उपदेश देता रहा है और जबरदस्ती इनरोल करके स्कूल के लोगों को कहा गया हर बच्चा इनरोल किया जाना चाहिए और हर बच्चे को ऑनलाइन जोड़ा जाना चाहिए। वो टीवी के सामने बैठे और फिर सेलेक्ट करके 1000-2000 बच्चे हॉल में बिठाए जाते रहे। तो नरेंद्र मोदी अपने डिक्टेटर शैली में संवाद करते रहे, जिसे वो लोग कहते हैं मोदी की लाइन। मोदी की लाइन क्या है? मोदी की लाइन इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आप कुछ सीख सके, बल्कि ऐसी चीज जिससे आपको भय लगे। मोदी जब बात करते हैं तो लोगों में लोकतांत्रिक भावना और लोकतांत्रिक चेतना का निर्माण नहीं करते। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के मन से लोकतंत्र को गायब कर दिया है। लोकतंत्र से लोग दूर जाने लगे, तानाशाही को पसंद करने लगे और ये जो चीज है, ये नरेंद्र मोदी के कार्यकलाप का सीधे रिफ्लेक्शन है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि मेरे जमाने में बहुत कुछ हुआ। हम सिर्फ एक चीज पूछना चाहते हैं कि आम लोगों की लोकतांत्रिक चेतना, लोकतांत्रिक शिरकत, लोकतांत्रिक डायलॉग, लोकतंत्र में आस्था बढ़ी या घटी? लगातार लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। हमें नरेंद्र मोदी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह ताकत के बल पर काम करता है। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में ये जो ताकतवर नेता का जो लहजा है वो बार बार दिखाई देता है। तो नरेंद्र मोदी कौन सी चीज कम्युनिकेट करते हैं? नेता होने के लिए क्या जरूरी है? ताकतवर होना जरूरी है। और ये जो बाकी जो विपक्ष है, इनमें कोई ताकतवर नहीं है। तो जो ताकतवर नहीं है वो देश को बांध नहीं सकता, देश को जोड़ नहीं सकता, देश को चला नहीं सकता। इसलिए एक ही मैसेज है और एक ही लाइन है मोदी लाइन, ताकतवर नेता की पूजा करो। और ये जो ताकतवर नेता की पूजा करो, एक तरफा बोलो, विपक्ष को निशाना बनाओ और जो संवाद कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, उनको जेल में डालो या हाशिए पर डालो या उनकी वह व्यवस्था करो वो बोल ना पाए, और बोले तो सुन ना पाए लोग, पढ़ ना पाए उनको। अगर डेमोक्रेसी ताकतवर बनती है तो नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में पहला काम यह हुआ कि डेमोक्रेसी अधमरी कर दी गई। उसका पहला चरण था डेमोक्रेसी को अधमरी करने का, तो नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप लागू कर दी। अब मीडिया में वही छपता है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की इच्छा के विपरीत कोई चीज प्रकाशित प्रसारित नहीं होती। और इसने एक तरह से मोदी लाइन और मोदी की डिक्टेटरशिप के बुनियादी पहलू को उजागर किया। एक काम किया है नरेंद्र मोदी ने, मानना पड़ेगा आपको। नरेंद्र मोदी ने हर आदमी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। आपको कोई काम कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाइए, रजिस्टर्ड कराइए। आपको शिकायत है, आप ऑनलाइन जाइए, रजिस्टर्ड कराइए, शिकायत दीजिए, जवाब मिलेगा, तुरंत एक्शन होगा। ये जो ऑनलाइन डेमोक्रेसी, ऑनलाइन कंप्लेंट, ऑनलाइन नरेंद्र मोदी के डायलॉग, ऑनलाइन नरेंद्र मोदी की मैसेजिंग, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें डिक्टेटरशिप के पैराडाइम को आज के संदर्भ में निर्धारित करती हैं और तय करती हैं। क्योंकि ये जो हर चीज टेक्नोलॉजी के जरिए की जाए, टेक्नोलॉजी के जरिए बोला जाए, टेक्नोलॉजी के जरिए कहा जाए, यही सारी की सारी चीजें अधिनायकवादियों के लिए सबसे अनुकूल चीजें हैं। इसलिए आप देखें सारे चैनल खुले हुए हैं, साइबर पे भी सारे चैनल खुले हुए हैं। मेरे पास भी बोलने की आजादी है, लेकिन मीडिया ध्वस्त पड़ा हुआ है। क्यों ध्वस्त पड़ा हुआ है?
अगर डेमोक्रेसी है तो मीडिया को ओपन रहना चाहिए, लेकिन मीडिया ओपन नहीं है, खुला नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की लाइन यह है कि लोग सिर्फ एक दिशा में सोचें, और उस दिशा में सोचें जो संविधान की दिशा नहीं है। मैं हाल ही का जो वक्तव्य है, जो कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, जेपी नड्डा ने जवाब दिया है, जो चिट्ठी दी है उसका जिक्र करना चाहता हूं। जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि हिंदुस्तान का बुनियादी धर्म, फंडामेंटल रिलीजन हिंदू धर्म है, और ये एसेंशियली संवैधानिक तौर पर गलत धारणा है। रूलिंग पार्टी का आदमी कल तक ये कह रहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आज वो कह रहा है कि ये बुनियादी धर्म हिंदू धर्म है। हिंदुस्तान का बुनियादी धर्म हिंदू धर्म नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है, आज भी नहीं है। हिंदुस्तान की जनता का बुनियादी धर्म कोई नहीं है। यहां अनेक धर्म रहे हैं, अनेक संप्रदाय रहे हैं, अनेक देवी देवता रहे हैं। राम जी के जितने मंदिर हैं उससे ज्यादा मंदिर आपको शंकर के मिलेंगे, और शंकर के जितने मंदिर हैं उससे ज्यादा विष्णु के मंदिर मिलेंगे, और इन सबसे ज्यादा आपको जो मंदिर मिलेंगे वे उन लोक देवी देवताओं के मिलेंगे जिनके के नाम नरेंद्र मोदी नहीं जानते। लौकिक देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां मिलेंगी, और असंख्य लोग मिलेंगे जो उनके अनुकरण करने वाले होंगे और पूजा करने वाले। राम जी के मंदिर में अयोध्या इतने लोग नहीं जाते जितने के लोग लौकिक देवी देवताओं के स्थानीय स्तर पर पूजा करते हैं और सेवा करते हैं। नरेंद्र मोदी को गलत फहमी है, जेपी नड्डा को गलत फहमी है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि वे कह रहे हैं संविधान निर्माताओं ने यह नहीं माना कि हिंदू धर्म हिंदुस्तान का फंडामेंटल धर्म है। हिंदुस्तान का एक ही धर्म है आज की डेट में, जब से संविधान लागू हुआ है, वह है धर्मनिरपेक्ष धर्म। हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार कोई धर्म नहीं है। जब हम कह रहे हैं हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, और दूसरे पंथ के लोग रहते हैं जो कि हमारी लिस्ट में नहीं है। और सभी धर्मों को समान अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और सभी धर्मों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, और सभी धर्मों को स्वतंत्रता है। सिर्फ एक धर्म को स्वतंत्रता नहीं और एक धर्म के वर्चस्व की बात नहीं। इसलिए यह कहना कि हिंदू धर्म फंडामेंटल धर्म है, ये गलत है, ये बुनियादी धर्म है, ये गलत है। एक अन्य चीज, और फिलहाल के संदर्भ में आखिरी चीज इस पूरे फ्रेमवर्क के संदर्भ में, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि 10 साल शासन किया है उन्होंने, उसके पहले वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 25 साल के शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन में उनके जो अनुयायी हैं, जनता को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी की पार्टी में जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर हैं या जो समर्थक हैं, वे डेमोक्रेटिक बने या अनडेमोक्रेटिक बने। अगर आप इसका सर्वे करने जाएंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। यह है नरेंद्र मोदी का ग्रेट अचीवमेंट। आरएसएस के लोग जो नरेंद्र मोदी के एक तरह से सिपह सालार हैं, उनके पैदल सहयात्री हैं, उनके पैदल हैं, उनके कोर में जो है वो लोकतंत्र विरोधी मूल्य और दृष्टिकोण बैठा हुआ है, और यह लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी के शासन में खूब फला और फूला है। तो लोगों में कौन सी चीज बढ़ी नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में? तानाशाही, और तानाशाही के प्रति प्रेम, ताकतवर और ताकतवर नेता के प्रति प्रेम।
एक अन्य चीज जिसने के एक बहुत ही मजेदार काम किया है नरेंद्र मोदी के, आपको लगता होगा कि नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं, देखो कितने डेमोक्रेटिक है, इंटरनेट चल रहा है, टीवी चल रहा है, वगैरह वगैरह, ये क्यों? और ये इंटरव्यू भी चल रहा है, भाषण भी चल रहे हैं, विपक्ष की मीटिंग और रैलियां भी चल रही हैं, लेकिन एक चीज चल रही है इनके बीच में, सूचनाओं को नियंत्रित करने का कारोबार। इसे कहते हैं हम सूचना तानाशाही। तो नरेंद्र मोदी ने दूसरी चीज गिफ्ट में पूरे देश को दी, सूचना तानाशाही, सूचना को नियंत्रित करने का कारोबार। वे वही सूचना सिर्फ आने देते हैं और जाने देते हैं जिस सूचना के आने जाने से नरेंद्र मोदी को कोई परेशानी न हो, जिस सूचना से नरेंद्र मोदी को परेशानी हो, नरेंद्र मोदी के जनाधार में कमी आए, जनप्रियता में कमी आए, उस सूचना को वे संप्रसारित ही नहीं होने देते। मैं फेसबुक पर देखता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जो पोस्ट 2 साल पहले लिखी उस पर जितने लाइक आए और जितने कमेंट्स आए, अब उसमें 3 या 4 कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं अब नरेंद्र मोदी के हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि नरेंद्र मोदी की मैं उस लिस्ट में शामिल हूं जिसमें के लोगों के लाइक कम कर दी जाए या उनकी पोस्ट कम लोग देखें। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी में रहता हूं और मैं काम करता हूं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का काम यह कि अपना काम जारी रखो, अपना संवाद जारी रखो। तो नरेंद्र मोदी को जिस सूचना से न्यूनतम लाभ नहीं है वो सूचना जाएगी नहीं। विपक्ष को भ्रम है कि डेमोक्रेसी बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी खतरे में है, विपक्ष भी कह रहा है खतरे में है, क्योंकि डिक्टेटर कभी भी डेमोक्रेसी को चलने नहीं देते और उसका एक तरीका है कि वे चुनावों में धांधली करते हैं। पुतिन ने चुनावों में धांधली करके राष्ट्रपति का पद हासिल किया, आज नहीं पहले भी किया था। नरेंद्र मोदी अगर फेयर इलेक्शन करेंगे तो नरेंद्र मोदी कभी जीत नहीं सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी फेयर इलेक्शन के पक्ष में नहीं है, वे चुनावों में धांधली होगी ही करेंगे। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए रोड पर निकलना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो असली जगह है जहां उन्हें पहुंचाना है वह है चौराया। नरेंद्र मोदी की असली जगह वह नहीं है प्रधानमंत्री निवास स्थान, उनका असली जगह चौराया। नरेंद्र मोदी को चौराहे पर लाके नंगा किया जाना चाहिए, उद्घाटन किया जाना चाहिए उनकी सच्चाई का। उन्होंने जो मैनिपुलेशन किए सत्ता में उसका उद्घाटन किया जाना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी से जितने भी इंटरव्यू लिए गए, तकरीबन 3 दर्जन इंटरव्यू, 3 दर्जन से अधिक इंटरव्यू लिए गए, और सभी इंटरव्यू में कोई भी करप्शन का प्रश्न नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा गया। अरे विपक्ष जो सत्ता में है, नरेंद्र मोदी उसके ऊपर आरोप लगाने और उसे बोलने दे रहे पत्रकार। हाँ, नरेंद्र मोदी एक काम जरूर कर रहे हैं, वो जो उनके चंटू मंटू हैं मीडिया वाले, उनके जरिए और तमाम चैनलों के जरिए, और अब आपने तमाम वो बूथ इंचार्ज, ये इंचार्ज, डीएम, सीएम, गुप्तचर विभाग, इन सब के जरिए वो एक काम जरूर करते हैं कि ये पता करो यार जनता की प्राथमिकता क्या है, जनता चाहती क्या है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उससे उन्हें एक सूचना मिलती है कि जनता चाहती क्या है, जनता की प्राथमिकता क्या है। तो इनको वे अपनी नीतियों का हिस्सा बनाने के पक्ष में रहते हैं कि वो जो बोलते हैं उसे किसी तरह से नमूने के तौर पर शामिल करें। और ये चीज जैसे आपको होता है ना, जब वो कोई पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं तो वो कहते हैं अपने सुझाव वेबसाइट पर या पोर्टल पर दे दीजिएगा। तो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी डिक्लेयर करने के 2 महीने बाद बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी पर 40,000 कमेंट्स आए, 30,000 कमेंट्स आए, 2 लाख कमेंट्स आए। नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसी संसद में डिस्कस नहीं होती, पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पोर्टल में डिस्कस होती है। जनता को लगता है देखो नरेंद्र मोदी कितने बढ़िया आदमी है यार, जनता से सुझाव ले रहे हैं नीति पर। मसलन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उन्होंने अपनी शिक्षा नीति लागू की और शिक्षा नीति पर उन्होंने पोर्टल में डाल दी, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं की, पार्लियामेंट्री कमेटी को डिबेट नहीं करने दी, कहा डायरेक्ट बात करो, अभी बात करो, अभी पास करो। बिना किसी डिबेट डिस्कशन के शिक्षा नीति पास हो गई और पूरे देश पर थोप दी गई।
सांसद चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि 370 हटाए जाने वाला जो बिल है वो संसदीय समिति को भेज दिया जाए, वह उसका मूल्यांकन करे, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो नरेंद्र मोदी ने एक नई कल्चर तैयार किया कि आपको शिकायत है तो वेबसाइट पर जाइए, शिकायत दर्ज कीजिए, शिकायत हल कर दी जाएंगी। तो सरकारी मंत्रालय वो वेबसाइट पर ही हल करते हैं। सरकारी ब्लॉग है, वहां आप लिख सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, वहां आप जा सकते हैं, मेल बॉक्स में मेल भेज सकते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ जनता के बीच में विचार व्यक्त नहीं कर सकते, जनता के बीच में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। दिल्ली के लोग शिकायत कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग पार्लियामेंट में जुलूस नहीं लेके जा सकते। नरेंद्र मोदी के नीतिगत प्रस्तावों के खिलाफ में जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। आप पोर्टल पर जाइए, शिकायत कीजिए, सरकार देखेगी। इसे कहते हैं मोदी लाइन। और ये जो मोदी लाइन है, इस मोदी लाइन में टेक्नोलॉजी की और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और इसने कद्दावर नेता की इमेज नरेंद्र मोदी की बार बार प्रोजेक्ट की है, क्योंकि हर तानाशाह अपने लिए एक ताकतवर नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर खोज करता रहा है। और कद्दावर नेता कौन? जिसकी सूचनाएं किसी को मालूम ना हो। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद पिछले 10 साल में उनके किसी भी मंत्रालय से आप कोई भी सूचना हासिल नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर पाए। तो नरेंद्र मोदी के प्लानिंग की सूचनाएं, प्लानिंग के असफल होने की सूचनाएं किसी को नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी की वे सूचनाएं अगर किसी वजह से बाहर हो भी जाए तो नरेंद्र मोदी उनको नहीं मानते। मसलन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने तकरीबन 60 से अधिक मंत्रालयों के कामकाज में घोटाले पाए, और उन्होंने साफ कहा कि इनमें बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी भी घोटाले की जांच का आदेश नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी जब सूचनाओं को दबाते हैं, सूचनाओं को आप प्रसारण नहीं करते, सूचनाओं को नहीं बताते, सूचनाओं को अपने मंत्रालयों से बाहर जाने नहीं देते, तो वे बुनियादी तौर पर लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे होते हैं। और यह काम उन्होंने सिस्टमेटिकली पिछले 10 साल में किया है। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए और आप लोगों के लिए शिक्षा के लिए बता रहे हैं कि सूचनाओं को ध्वस्त करने, सूचनाओं को दबाने का काम बड़े पैमाने पर सोवियत संघ में किया गया था, और सोवियत संघ ध्वस्त हो गया। पूरा का पूरा देश जो यूनाइटेड देश था वो 11 देशों में विभाजित हो गया। वहां कोई विपक्ष नहीं था, वहां जनता विपक्ष थी। और सूचना तानाशाही में, सूचना के दमन में, सूचना के नियंत्रण में जो कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर नीति थी, उसने पूरे के पूरे सिस्टम को एकदम ध्वस्त कर दिया। और ठीक उसी दिशा में नरेंद्र मोदी देश को ले गए। एक और चीज है जो कि इस नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में नजर आती है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही सूचना नहीं, विदेशों में भी जो लोग काम करते हैं, विदेश की जो सरकार है, उनके पास में भी सूचनाएं नहीं है। सोवियत संघ जब ध्वस्त हुआ तो दुनिया नहीं जानती थी सोवियत संघ बिखर जाएगा, सोवियत संघ नक्शे से गायब हो जाएगा, नहीं जानते थे लोग। नरेंद्र मोदी जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसमें यह खतरा है कि हिंदुस्तान नजर ना आए, खंड खंड नजर आए, यह खतरा है, क्योंकि सोवियत संघ बिखर चुका है। अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी ये जो दावा कर रहे हैं कि नहीं हमारे नेतृत्व में देश यूनाइटेड रहेगा, आप कहना चाहते हैं सूचना तानाशाही जब लागू की जाएगी, जो कि लागू है, तो देश टूटेगा। सोवियत संघ टूट चुका है। आप सोवियत संघ की ज्यादा ताकतवर नहीं है, आप गोरबाचोव और खुर्शचेव से ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन सोवियत संघ टूट चुका है। महिला चाहते हैं नरेंद्र मोदी जिस फीडबैक पर डिपेंड करते हैं, वो फीडबैक से कभी भी उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल सकता। और उसका एक नमूना है नरेंद्र मोदी के पूरे भाषणों में बेरोजगारी की समस्या का कहीं रिफ्लेक्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी मानते ही नहीं है कि देश में बेरोजगारी है। आज स्थिति है कि हिंदुस्तान में
इतनी भयानक बेरोजगारी है कि उसने पिछले 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास जो फीडबैक है उसमें यह, क्योंकि जो फीडबैक देने वाले उन्होंने कहा कि नहीं देश खुशहाल है। तो नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो यह है कि नरेंद्र मोदी के पास में हिंदुस्तान के वास्तविक यथार्थ का ज्ञान ही नहीं है, उसकी फीडबैक ही नहीं है, और जो फीडबैक है उसे वो सुनना नहीं चाहते। हम ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हो चुकी है उसे वो जानते नहीं, या उन्हें मिस इन्फॉर्म किया गया है। नरेंद्र मोदी ने जो तीसरा सबसे बड़ा इस पूरे क्राइसिस में जो चीज पैदा की, इसे हम लोग कहते हैं सूचना का संकट, इंफॉर्मेशन क्राइसिस। वो नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में भी है और नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी है, नरेंद्र मोदी के शासन में भी है। जब सिस्टम या व्यवस्था, जो देश आज सूचनाओं के संकट में घिर चुका है, तो जब देश सूचनाओं के संकट में घिरता है तो आप तय मानिए कि देश विभाजन की ओर जाएगा। गोर्बाचोव दुनिया का पहला ऐसा नेता था जिसने कि इस चीज को रियलाइज किया था और महसूस किया था कि सोवियत संघ सूचना के संकट में घिर चुका है। लेकिन तब तक गोर्बाचोव के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। उन्होंने जब उस सिस्टम को ग्लास डोस्ट के जरिए खोलने की कोशिश की तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है, आपको आश्चर्य होगा कि गोर्बाचोव है, गोर्बाचोव का सिस्टम जिस पर वो राष्ट्रपति थे वो सिस्टम ही गायब हो गया, पूरा देश गायब हो गया। नरेंद्र मोदी ने जो सूचना का संकट पैदा किया और सूचना डिक्टेटरशिप पैदा किया अपनी अधिनायकवादी राजनीति के जरिए, उसका यह खतरा है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी पराजित नहीं होते तो आप तय मानिए देश के सामने संकट है, और वो संकट है गंभीर विभाजन का संकट है। नरेंद्र मोदी अपनी सूचनाओं के संकट को, सूचनाओं के अभाव को दूर नहीं करते, बल्कि वो जो सूचनाओं की डिमांड करते हैं, जो सूचनाएं संप्रेषित करते हैं, वो उनको देशद्रोही घोषित करते हैं। मतलब जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि देश में बेरोजगारी है, तो वो कहते हैं राहुल गांधी ठीक नहीं कह रहे, ये जो है ये भटके हुए हैं, देशद्रोही हैं, ये सत्ता विरोधी हैं, ये निरे विरोधी हैं। अरे नहीं, एक वास्तविकता है ये। तो सूचना मांगने वाले और सूचना देने वालों को देशद्रोही या सत्ता विरोधी घोषित करना, ये डिक्टेटर का नजरिया, ये डेमोक्रेटिक लीडर का नजरिया नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा अपराध किया है मेरी नजर में, वो ये उसने सूचनाओं के अबाध प्रवाह को रोका है। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद सूचनाओं का अबाध प्रवाह रोका है। सिर्फ एक तरफा प्रवाह, फेक न्यूज का प्रवाह, गलत सूचनाओं का प्रवाह वो बना है और तेज हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। इससे देश की सामान्य कार्य प्रणाली और लोकतंत्र की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित हुई, और ये बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध का नरेंद्र मोदी को दंड दिया जाना चाहिए। फेक सूचनाएं या सूचना का अबाध प्रवाह जब कोई शासक बाधित करता है तो वो डिक्टेटरशिप को जन्म देता है। और यह सूचनाओं का जो अबाध प्रवाह जो बाधित हुआ, इसने एक फेक डेमोक्रेसी भी पैदा की है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी अब फलते फूलते रहे पिछले 10 साल से। आपको और हमको उस फेक डेमोक्रेसी का अभ्यस्त बना दिया गया है। हम रियल डेमोक्रेसी उसको अब नहीं जानते। हम भूल चुके हैं पिछले 10 साल के इतना अजस्र एक तरफा अटैक, सूचनाओं की बमबारी हमारे दिलो दिमाग पर हुई है कि आम लोग भूल गए कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र से प्रेम का मतलब क्या होता है। अब सिर्फ एक ही प्रेम है, मोदी प्रेम और राम जी से प्रेम, डेमोक्रेसी से नफरत, सूचनाओं का नियंत्रण और आम लोगों में भय और मैनिपुलेशन की भाषा का प्रवेश। अब हर आदमी बोलने से डरता है। डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने से खुश होना चाहिए था, उसके अंदर साहस का विकास होना चाहिए था, लेकिन
उल्टा हुआ है पिछले 10 साल में। अब हर आदमी बोलने के पहले डरने लगा है, और ये जो है ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्षति की है नरेंद्र मोदी ने। अब आप राम जी के बारे में सिर्फ वही बोल सकते हैं जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आप राम जी के बारे में दूसरी बातें नहीं बोल सकते। आप सरकार के बारे में नहीं बोल सकते जो सरकार बोल रही है, आप दूसरी चीज नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो आपको सूचना नियंत्रण का सामना करना पड़ेगा, सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा, आपको दमन का सामना करना पड़ेगा, आपको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। यह है फेक डेमोक्रेसी। और फेक डेमोक्रेसी में आप कौन लोग नाखुश हैं, कितने लोग नरेंद्र मोदी को नापसंद करते हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि सामने लोग बोलने से डरते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सबसे खराब काम, वो खतरनाक काम यह किया कि एक नागरिक से दूसरे नागरिक की ओर सूचनाओं के अबाध प्रवाह को रोका है। उन्होंने सेल्फ सेंसरशिप, मीडिया सेंसरशिप, सूचना सेंसरशिप, इनको एक कॉमन फिनोमेना बना दिया है। उन संस्थानों की फंडिंग रोक दी गई, उन संस्थानों के फंड के फ्लो को रोक दिया गया जो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे थे, जो सूचनाओं के अबाध फ्लो के लिए काम कर रहे थे, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि तानाशाह को इस तरह के संस्थान पसंद नहीं, उन्हें प्रतिवाद करने वाले लोग, प्रोटेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर प्रतिवाद और प्रोटेस्ट करेंगे तो जेल जाएंगे या मुकदमे झेलेंगे, और नरेंद्र मोदी ने इस चीज को कॉमन बना दिया। भाजपा शासित राज्यों में लगातार लोगों को प्रतिवाद करने के नाम पर झूठे केसों में फंसाया गया है, और उत्पीड़ित और अपमानित किया गया और गिरफ्तार किया गया, और आज भी हजारों लोग जेलों में बंद हैं। तो जनता सच बोलेगी या सच बोलने से डरेगी? जाहिर है जनता सच बोलने से डरेगी, और यही नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप का सबसे भयानक पहलू है। जरूरत किस बात की है? जनता के सच को सामने लाया जाए और लोकतंत्र को सामने लाया जाए। नरेंद्र मोदी ने जो फेक डेमोक्रेसी निर्मित किया, उस फेक डेमोक्रेसी को एक्सपोज किया जाए, और नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप को एक्सपोज किया जाए। बिना डिक्टेटरशिप को एक्सपोज किए आप नरेंद्र मोदी को समझ नहीं सकते, और डिक्टेटरशिप को एक्सपोज करने का पहला कदम है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए, उनके एक एक सांसद को परास्त किया जाए। फिर देखिए कितने घोटाले सामने आते हैं, कितने अपराध सामने आते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया था, क्या क्या रंगेलियां मनाई थी उनके लोगों ने, वो सब सामने आएगा। आपके पास में अभी एक सिर्फ कर्नाटक से एक एमपी का 3000 वीडियो है सेक्स स्कैंडल के। आप नरेंद्र मोदी को खाली जाने दीजिए सत्ता में, आप पिछले 10 साल के एक बहुत छोटी सी झलक आप गूगल में टाइप कीजिए, बीजेपी के नेताओं की बलात्कार में शिरकत को लेकर आपको लंबी लिस्ट दिखाई देगी हर राज्य में। और नरेंद्र मोदी को सिर्फ सत्ता से जाने दीजिए, आपको हर राज्य में बेशुमार सेक्स स्कैंडल और सेक्स उत्पीड़न के मामले, स्त्री उत्पीड़न के मामले आपको दर्ज होते दिखाई देंगे। कहां कहां किस तरह से लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया, उन पर हमले किए गए, अटैक किए गए, ब्यूरोक्रेसी को, लोकल ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, इसके असंख्य मामले आपके सामने आएंगे। नरेंद्र मोदी जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो फेक डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने फेक डेमोक्रेसी को पैदा किया है, उन्होंने रियल डेमोक्रेसी को नष्ट किया है, और ये उनका सबसे बड़ा क्राइम है। इसकी उन्हें सजा दी जानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।